बांग्लादेश में होने वाले संसदीय चुनाव के लिए दो गठबंधन आमने सामने हैं और सबसे ज्यादा सक्रिय भी हैं। लेकिन अमेरिका की नजर अब पड़ चुकी है बांग्लादेश चुनाव पर। अमेरिका बंगाल की खाड़ी में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है और इसके लिए वो बांग्लादेश के एक बंदरगाह पर नजर भी बनाए हुए है। एक ऑडियो टेप की चर्चा बहुत है। तो क्या है ट्रंप का बांग्लादेश के लिए ट्रंप कार्ड और आखिर क्यों जरूरी है अमेरिका के लिए बांग्लादेश, आज समझेंगे इसे। वहीं दूसरी तरफ आज की राजनीति केवल सरकार बनाना या चुनाव लड़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये समय है सत्ता के संघर्ष का, समुदायों के बीच बंटवारे का, और सबसे ज्यादा देखने में जो आ रहा है वो है मौके की राजनीति का। यही हुआ है आज केरल में। सीएम पी विजयन ने क्यों की पीएम मोदी की इतनी तारीफ, इसके गणित को समझने की आज कोशिश करेंगे। और इसके अलावा क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी उलझ गई है शंकराचार्य विवाद में, और इधर अखिलेश यादव का सपा और ओवैसी की एआईएमआईएम का नया गठजोड़ तैयार होने लगा है। आखिर क्यों ये दोनों दल एक साथ आने को हैं तैयार, इस नए समीकरण पर भी एक नजर होगी आज के शो में। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। देखिए, बांग्लादेश में 12 फरवरी को होने वाले संसदीय चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। लेकिन चुनावी माहौल के बीच में अब एक ऐसा खुलासा सामने आया है जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है। सवाल उठ रहे हैं कि अमेरिका बांग्लादेश में आखिर किस पार्टी के करीब जा रहा है, किसकी तरफ से अपनी फील्डिंग सेट कर रहा है। अमेरिकी मीडिया आउटलेट वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश की सबसे बड़ी इस्लामवादी पार्टी जमाते इस्लामी इस बार चुनाव में अब तक का सबसे मजबूत प्रदर्शन कर सकती है। इसी संभावना को देखते हुए अमेरिकी राजनयिक इस पार्टी से संपर्क बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट को मिली एक ऑडियो रिकॉर्डिंग में बड़ा दावा किया गया है। रिकॉर्डिंग के मुताबिक 1 दिसंबर को ढाका में महिला बांग्लादेशी पत्रकारों के साथ हुई एक बंद कमरे की बैठक में एक अमेरिकी राजनयिक ने कहा कि बांग्लादेश अब इस्लामी दिशा में शिफ्ट हो चुका है। उन्होंने अनुमान जताया कि 12 फरवरी के चुनाव में जमाते इस्लामी पहले से कहीं बेहतर प्रदर्शन करेगी। इतना ही नहीं, उस राजनयिक ने साफ शब्दों में कहा कि हम चाहते हैं कि वो हमारे दोस्त हों। हालांकि सुरक्षा कारणों से उस राजनयिक का नाम सार्वजनिक तो नहीं किया गया। अब बात करते हैं जमाते इस्लामी की। दरअसल ये वही पार्टी है जिस पर बांग्लादेश के इतिहास में कई बार बैन लग चुका है। जमात पारंपरिक रूप से शरीयत कानून के तहत शासन की वकालत करती रही है और महिलाओं के अधिकारों को लेकर इसके रुख पर हमेशा से विवाद रहा है। लेकिन हाल के वर्षों में देखा जाए तो पार्टी ने अपनी छवि को थोड़ा नरम करने की कोशिश जरूर की है। अब जमात का कहना है कि उसका मुख्य एजेंडा है भ्रष्टाचार खत्म करना, जवाबदेही तय करना और सुशासन। ऑडियो रिकॉर्डिंग में अमेरिकी राजनयिक यह भी कहते हैं कि उन्हें नहीं लगता कि जमाते इस्लामी शरीयत कानून लागू कर पाएगी। चेतावनी भी दी है कि अगर पार्टी ने कोई चिंताजनक कदम उठाया तो अमेरिका अगले ही दिन 100% टैरिफ लगा सकता है। इस पूरे विवाद पर अमेरिकी दूतावास की सफाई भी आई है। ढाका स्थित अमेरिकी दूतावास की प्रवक्ता मोनिका शाई ने कहा है कि दिसंबर की बैठक एक सामान्य ऑफ द रिकॉर्ड चर्चा थी। उन्होंने साफ किया कि अमेरिका किसी एक राजनीतिक दल का समर्थन नहीं करता और बांग्लादेश की जनता द्वारा चुनी गई किसी भी सरकार के साथ वो काम करेगा। लेकिन इस घटनाक्रम का असर भारत अमेरिका के रिश्तों पर जरूर पड़ सकता है। अटलांटिक काउंसिल की सीनियर फेलो माइकल कुगलमैन का कहना है कि जमात से अमेरिका की नजदीकी भारत की चिंता बढ़ा सकती है। भारत लंबे समय से जमात को पाकिस्तान के करीबी और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानता आया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 12 फरवरी के चुनाव में जमाते इस्लामी कितना बड़ा राजनीतिक उलटफेर कर सकती है और क्या बांग्लादेश की ये सियासी तस्वीर दक्षिण एशिया की राजनीति को नई दिशा दे पाएगी। ये भी देखना दिलचस्प होगा। देखिए, समस्या का समाधान कभी कभी बड़ी चुनौती देते हैं। अब आप समझिए, बिल्कुल ही विपरीत विचारधारा के सीएम विजयन ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा किया। यहां तक तो ठीक है क्योंकि प्रोटोकॉल है, लेकिन मंच से पीएम मोदी की तारीफों के पुल भी बांधे गए, तो इसे क्या कहा जाएगा। केरल में आज यही हुआ है। कई जानकार तो कहते हैं कि आज के युग में विचारधारा इतनी मैटर नहीं करती जितना काम और सेंट्रल और स्टेट की रिलेशनशिप। पहले कश्मीर में उमर अब्दुल्ला ने भाजपा की तारीफ की थी और अब
केरल में वामपंथी विचारों वाले सीएम पी विजयन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। हालांकि उनके आलोचक और समर्थक कभी कभी उन्हें लुंगी वाला मोदी भी कहते हैं। खैर, तिरुवनंतपुरम दौरे पर पीएम मोदी ने केरल राज्य को 4 नई ट्रेनों की सौगात दी है। इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और रोजगार को लेकर केंद्र सरकार का अब पूरा फोकस केरल पर है। इस मौके पर केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने प्रधानमंत्री का पारंपरिक तरीके से स्वागत करते हुए केरल के विकास के लिए बहुत बड़ा दिन बताया। पीएम मोदी का आभार भी जताया, ये कहकर कि ये मेरे लिए गर्व और खुशी का विषय है कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, यानी ईश्वर के अपने देश केरल में स्वागत कर रहा हूं। ईश्वर के अपने देश में, देखिए इस शब्द पर थोड़ा सा गौर कीजिए। तो विजयन ने काफी नजदीकी दिखाने की कोशिश की है इस तरह से। आपको बता दें, पी विजयन को केरल में लुंगी वाला मोदी भी कहा जाता है। 2 विपरीत पर्सनालिटी, 2 विपरीत विचारधारा का एक मंच पर आना और तारीफ करना कुछ बड़े संकेत देता है। प्रधानमंत्री ने भी केरल के विकास को रफ्तार दी, जो राज्य के विकास में मील का पत्थर साबित होने जा रही है। इनमें इनोवेशन है, टेक्नोलॉजी है, एंटरप्रेन्योरशिप है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को भी बड़ी राहत दी है। इस योजना के अंतर्गत 1 लाख से अधिक लाभार्थियों को क्रेडिट कार्ड और लोन के चेक सौंपे गए। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि ये ट्रेन सेवाएं केरल को तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से अब बेहतर तरीके से जोड़ पाएंगी, कनेक्टिविटी बढ़ेगी। इससे यात्रियों को सुविधा भी मिलेगी, पर्यटन में बढ़ावा भी होगा और व्यापारिक गतिविधियों में भी तेजी आएगी। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हुए उम्मीद जताई कि भविष्य में भी केंद्र और राज्य के बीच इस तरह का सहयोग जारी रहेगा और केरल की जो बाकी की लंबित योजनाएं हैं उनको भी समय से पूरा किया जाएगा। अब नई ट्रेन हो, इनोवेशन हब हो या फिर स्ट्रीट वेंडर्स के लिए आर्थिक मदद की बात हो, सभी कदम केरल के विकास के लिए जरूरी हैं और ये केरल को एक नई दिशा देने वाले भी हैं। लेकिन तिरुवनंतपुरम की एक जीत ने बीजेपी के हौसले जरूर बुलंद किए हैं। और चलिए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति के उस सवाल की जिसकी खबर इन दिनों हर सियासी गलियारे में है। क्या समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम एक साथ आने वाले हैं? महाराष्ट्र में जीत के बाद अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी लगातार चर्चा में बने हुए हैं। बिहार के बाद महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव में विपक्ष को नुकसान पहुंचाने के बाद अब ओवैसी की नजर उत्तर प्रदेश पर है। ऐसे में समाजवादी पार्टी सतर्क हो गई है। मंगलवार को समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ में अपनी लोकसभा और राज्यसभा सांसदों की अहम बैठक बुलाई। बैठक का एजेंडा पंचायत चुनाव था, लेकिन अचानक ओवैसी और चंद्रशेखर रावण पर चर्चा पहुंच गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सपा के कुछ सांसद एआईएमआईएम के साथ गठबंधन के पक्ष में नजर आए। अटकलों को तब हवा और ज्यादा मिली जब बैठक के बाद समाजवादी पार्टी के सांसद रामशंकर राजभर ने ओवैसी के साथ गठबंधन पर सवाल किया। उनका जवाब था कि पीडीए की मजबूती के लिए किसी का भी स्वागत है। इसके बाद एआईएमआईएम की यूपी यूनिट का बयान भी सामने आ गया। एआईएमआईएम के नेताओं ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने उन्हें पहले कई बार बीजेपी की बी टीम कहा है। अगर गठबंधन करना है तो अखिलेश यादव को खुद सामने आकर प्रस्ताव देना होगा। अब सवाल यह है कि गठबंधन संभव क्यों लग रहा है? दरअसल उत्तर प्रदेश चुनाव में अभी करीब करीब 12 महीने का वक्त बचा है। मुस्लिम वोटर करीब 20% है और ओवैसी के मुस्लिम वोट बैंक पर अच्छी पकड़ मानी जाती है। समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं का मानना है कि अगर वोट बटे तो फायदा इसमें सबसे ज्यादा बीजेपी को होगा, क्योंकि अखिलेश यादव का भी मुस्लिम वोट बैंक है और ओवैसी का भी। अब अखिलेश यादव के लिए यह फैसला आसान तो नहीं होगा। ओवैसी से हाथ मिलाते ही बीजेपी को 80 बनाम 20 की राजनीति और धार मिल जाएगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में ओवैसी का पिछला रिकॉर्ड भी कमजोर रहा है। 2022 की बात करें तो 100 सीटों पर लड़ने के बावजूद एआईएमआईएम को सिर्फ 0.5% वोट ही मिले थे। एक बड़ी अड़चन कांग्रेस भी है। अगर समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम साथ आते हैं तो कांग्रेस अलग चुनाव लड़ सकती है। अभी स्थिति ये थी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों एक साथ मिलकर उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ने वाली थी, लेकिन अब इधर एक नया समीकरण तैयार हो रहा है। सीट बंटवारे में भी पेच फंस सकता है। तो सवाल यही है कि क्या अखिलेश यादव सियासी जोखिम उठाएंगे, कांग्रेस के साथ जाएंगे या ओवैसी को उत्तर प्रदेश से दूर रखेंगे?
तो खबर प्रधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।